आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है आंचल मैम, जो कि खुद पॉडकास्ट लेती हैं और आज हम इनका पॉडकास्ट लेने वाले हैं। तो कि कितना भी पढ़ लो आप, आपको अच्छा पैकेज मिलने के लिए बहुत या तो एमबीए करना पड़ेगा या तो बहुत ऐसा टफ रास्ता रहते हैं। तो मुझे पहले फ्रीलांसिंग क्या होती पता नहीं था, और कि यार वो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो मुझे भी कमाने हैं। और तो मैं जॉब करते करते मैं इतनी डिप्रेस टाइप की हो गई कि 20 दिन में मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। आई थिंक यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहाँ पे सिर्फ एक सर्विस नहीं होती, बहुत मल्टीपल सर्विसेज होती है। डेटा बहुत बड़ी चीज होती है जो लोगों को पता ही हेलो नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है आंचल मैम, जो कि खुद पॉडकास्ट लेती हैं और आज हम इनका पॉडकास्ट लेने वाले हैं। तो यूट्यूब को कैसे ग्रो करना है और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आंचल मैम, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। ओके, थैंक यू उत्कर्ष फॉर कॉलिंग मी। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि अभी तक तो मैं लोगों के पॉडकास्ट लेती थी, आज मुझे मौका मिला है सेकंड टाइम। सो बेसिकली मैं अंचल तिवारी हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरी ग्रेजुएशन 2 साल पहले या 1 साल पहले हो गई थी, और मैंने बीएससी बायोटेक किया है। उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि बीएससी के बाद कुछ प्लेसमेंट्स तो होती नहीं, और मुझे मास्टर्स नहीं करनी थी और मुझे पीएचडी भी नहीं करनी थी। तो फिर मुझे ऐसे पता चला कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसे स्टार्टिंग की, और मैं पढ़ाई में बहुत ही एवरेज थी। ऑल्दो मैंने कॉलेज में बहुत कोशिश की थी कि अच्छे नंबर आ जाए या कुछ अच्छी चीज हो जाए, बट उधर से मुझे समझ में आ गया कि कितना भी पढ़ लो आप, आपको अच्छा पैकेज मिलने के लिए बहुत या तो एमबीए करना पड़ेगा या तो बहुत ऐसा टफ रास्ता रहते हैं। तो फिर फ्रीलांसिंग के फिर मैंने इस चीज पे चली गई थी। ओके, तो आपने यूट्यूब मैनेजमेंट ही क्यों चुना? लाइक बहुत से और ऑप्शन हैं फ्रीलांसिंग में। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत से क्रिएटिव डोमेन्स हैं, बट यूट्यूब ही क्यों? सो बेसिकली मैंने स्टार्ट तो ग्राफिक डिजाइनिंग से किया था, और राइट नाउ अभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग ही करती हूँ मैं थोड़ी बहुत। तो क्या हुआ था, मैंने जब ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया तो मैं बहुत बिगनर थी, तो मुझे पहले फ्रीलांसिंग क्या होती पता नहीं था, और मुझे नेटवर्किंग कैसे करना है, रेफरल कैसे मांगे जाते हैं, कैसे हाई टिकट क्लाइंट प्रपोज किए जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो आज के टाइम पे आई थिंक बहुत मनी ओरिएंटेड हो गए हम लोग, कि यार वो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो मुझे भी कमाने हैं। और हम उस पैसे कमाने के डोमेन पे जल्दी जंप कर जाते विदाउट पॉलिशिंग स्किल्स। और मेरे साथ भी यही हुआ था कि ठीक ठाक स्किल्स थी, इतनी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर पाऊँ। तो फिर मैंने एक थोड़ा सा पॉज लिया, और फिर मैंने यूट्यूब पे गई, क्योंकि मैं कॉलेज में ही मेरा ये चैनल स्टार्ट हो गया था यूट्यूब वाला। तो फिर थोड़ा बहुत मोनेटाइज था मेरा चैनल, तो मैंने जब ग्राफिक डिजाइनिंग की तो ये वीडियोस डालना ही बंद कर दी। तो उस टाइम पे एक इंटरेस्टिंग ये चीज भी है कि मैं जब ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही थी तो मेरी जॉब भी थी उस टाइम पे। तो मैं जॉब करते करते मैं इतनी डिप्रेस टाइप की हो गई कि 20 दिन में ही मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। और फिर मैंने कहा आज अब मैं यूट्यूब करूंगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब की वीडियो बनाने बड़ा मजा आता था कॉलेज में। तो फिर मैंने यूट्यूब 1 साल तक प्रॉपर यूट्यूब किया, मैंने अलग अलग टाइप की वीडियोस डाली, मैंने अपना खुद का टारगेट ऑडियंस फाइंड किया। तो मुझे उधर से समझ में आ गया कि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी है, और यूट्यूब में मैं ये सर्विसेज लोगों को दे भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद का ग्रो कर लिया है चैनल। और यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग में भी कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग भी होती है, तो वो सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करती हूँ साथ में। तो फिर ऐसे मैंने करते करते फिगर आउट, मैं फिर यूट्यूब मैनेजमेंट में चली गई फिर बस। ओके, तो अगर एक कोई बिगिनर है, ठीक है, जो अभी हम्म। बस स्टार्ट करना चाह रहा है, मतलब, तो उसके लिए क्या डायरेक्ट यूट्यूब मैनेजमेंट पे वो जाए, या पहले कुछ और थोड़ा आसपास की चीजें सीखे कि टैग कैसे लगते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, या पूरा ही सर्विसेज पे लिए हो जाए? आई थिंक यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहाँ पे सिर्फ एक सर्विस नहीं होती, बहुत मल्टीपल सर्विसेज होती है। एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे आप उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे, टाइटल भी डालोगे और वीडियो को पब्लिक भी करोगे। फिर आपका थंबनेल भी होता है, फिर वीडियो एडिटिंग भी होती है। तो अ सिंगल हैंडेड पर्सन ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि अगर मैं हूं तो मैं सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट हूँ। सो आप पहले ये चीज करो कि पहले आप यूट्यूब के बारे में सीखो। तो क्योंकि अगर आप मेरे पास आओगे और आप मुझसे पूछोगे यार अंचल मेरी ये वीडियो चल रही है और ये वीडियो क्यों नहीं चल रही, तो एटलीस्ट मेरे पास रीजन तो हो बताने के लिए। राइट नाउ अगर मैं अपने चैनल पे जाती हूँ और मेरे पास अगर मेरी स्टार्टिंग की 5 वीडियोस है जो नहीं चल रही है मेरी, तो मुझे उनका रीजन पता है कि वो क्यों नहीं चली है। उनका सीटीआर हाई नहीं था, या उनका सीटीआर अच्छा था तो उनकी रीच नहीं थी, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जब आपसे क्वेश्चन करेगा आपके जब क्लाइंट्स, तो आपके पास आंसर तो। और उस चीज के लिए सिंपल सी वही मैंने चीज बोलूंगी कि मनी वाले सेक्टर में जंप ना करके आप चीजों को सीखो। आप किसी का यूट्यूब चैनल भी आप फ्री में उनका
चैनल को मैनेजमेंट कर सकते हो। आप किसी का देख रहे हो छोटा-सा है तो आप उनसे बोल सकते हो कि मैं आपका फ्री में मैनेज कर दूँ क्या? मुझे कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएँगी। या इवन आप किसी से मेंटरशिप भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार इसको यूट्यूब की नॉलेज है तो चलो मैं इसको मेंटरशिप ले लेती हूँ कि अच्छा सीटीआर क्या कहलाता है, इंप्रेशंस क्या कहलाते हैं, डेटा कैसे देखना होता है। क्योंकि थंबनेल और वीडियो एडिटिंग ही काम नहीं करती, डेटा बहुत बड़ी चीज़ होती है जो लोगों को पता ही नहीं है। अब राइट नाउ लोगों को ये भी नहीं पता कि आज के टाइम पे टैग्स ज़्यादा काम नहीं करते यूट्यूब पे। आप कितनी भी टैग्स डाल लें, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा, टाइटल अच्छा नहीं होगा, आपके टैग्स काम नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको खुद ही जब आप खुद स्टार्ट करेंगे या तो आप मेंटरशिप लो या तो आप खुद ही किसी के चैनल पे जाके करो या खुद का आप स्टार्ट करके देखो। तो तभी आप इन चीज़ों को फिगर आउट कर पाओगे क्योंकि जब आपके क्लाइंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तब आपके पास आंसर होना चाहिए उन चीज़ों का। ओके, सो बेसिकली पहले रिसर्च से स्टार्ट करो, एक एक चीजें राइट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हुँ। तो सही रहेगा। राइट, ओके, राइट। सो अगर हम आपके ही सर्विसेज के बारे में बात करें तो हुँ। यूट्यूब मैनेजमेंट हो गया, तो यूट्यूब मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करते हो आप? मतलब आप यार मैं तो सारी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ कि मेरे पास टीम है तो मतलब आई एम स्लोली स्लोली मूविंग कि मैं एक एजेंसी में कन्वर्ट हो पाऊँ क्योंकि एक फ्रीलांसिंग में आप एक लिमिट तक ही अर्न कर पाते हो और आप एक एक मतलब कि एक लिमिट तक ही आपकी स्किल्स हो पाती हैं फिर आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं हर चीज के लिए और फिर अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो मुझे मार्केटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे पर्सनल ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा सो रेदर देन दिस मैं टीम मेंबर्स मैंने हायर करके रखे हैं मैं एजेंसी मॉडल में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही हूँ अभी तो इनिशियल स्टेज ही है तो मैं सारी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ मैं वीडियो एडिटिंग भी प्रोवाइड करती हूँ थंबनेल डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करती हूँ मैनेजमेंट भी मैं प्रोवाइड करती हूँ किसी को कंटेंट क्रिएटर चाहिए होगा कि हमें किस टाइप की वीडियो फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसर हूँ मैं किस चीज पे वीडियो बना सकता हूँ तो मैं उनको टॉपिक्स दे दूंगी कि आप इन पे बना सकते हो तो मैं सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ उसका रीजन सिंपल सा ही है क्योंकि आज मेरे पास एक्सपर्ट है इसलिए मैं ये चीज कर पा रही हूँ सारी सर्विसेज दे पा राइट राइट राइट। ओके, तो अगर हम बात करें कि अभी जब आप एज अ टीम वर्क कर रहे हो और पहले जब आप इंडिविजुअल वर्क करते थे, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, वर्क वाइज, पर्सनैलिटी वाइज या शेड्यूल वाइज भी? यार पर्सनालिटी वाइज तो ये आया है कि पहले तो बहुत मिस्टेक्स कर रही थी लाइक छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाती थी कि यार ये चीज नहीं हो रही वो चीज नहीं हो रही है बट फिर यूट्यूब करते करते वो पॉडकास्ट वाला सिस्टम करते करते वो चीज थोड़ा पेशेंस भी आ गया था अब टीम में है तो टीम में भी आप ज्यादा कुछ किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो एक वैसी कामनेस काइंड ऑफ चीज थोड़ी सी आ गई इतनी तो नहीं आई बट स्टिल थोड़ी आ गई है एंड एक चीज बहुत अच्छी सीखी है जो भी नेटवर्किंग करना है तो अगर थोड़ा सा बहुत बिजी शेड्यूल भी होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि नेटवर्किंग कर लूँ या एक कम्युनिटी बिल्ड कर लूँ और लोगों से सीखना है वीडियोस देखनी है कभी पॉडकास्ट देख लिया जो स्टार्टिंग में मैं मिस्टेक्स करती थी क्योंकि राइट नाउ आप हमेशा लर्निंग फेज पे ही होते हो नई नई चीजें ट्राई करती रहती हूँ अभी भी तो पहले ऐसा था कि फ्रीलैंसिंग कर रही हूँ तो फ्रीलैंसिंग ही कर रही हूँ यूट्यूब कर रही हूँ तो सिर्फ यूट्यूब ही कर रही हूँ राइट नाउ यूट्यूब भी करना है तो उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है क्लाइंट्स को भी लेके आना है कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू देन अभी लिंक्डइन पे भी क्रिएट करना है कंटेंट तो वो चीजें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना ये सारी चीजें सीखती जा रही हूँ धीरे धीरे करके ओके, सो अभी जो आपकी टीम है उसमें वो लोग क्या क्या काम करते हैं, मतलब आप क्या वर्क करते हो और वो क्या काम करते हैं? सो एक्चुअली मेरा एक को फाउंडर है सो मेरा काम होता है डील्स लेके आना कोल्ड ईमेलिंग करना डील्स क्लोज करना और वो अपने साइड से उससे हो पाता है तो वो करता है ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट तो मैं अपने साइड से लेके आती हूँ डील्स वगैरह तो उसके बाद जो काम होता है डील क्लोज हो जाती तो उसके बाद वो काम उसका होता है हायरिंग प्रोसेस करना और जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वो तो सारी चीजें मैं ही करती हूँ कि अगर मैनेजमेंट का काम है तो प्रॉपर यूट्यूब का मैनेजमेंट खुद ही करूंगी डिस्क्रिप्शन एचसीयू तो हमने ऐसे डिवाइड करके रखा है काम तो अगर हायरिंग वाला काम जो होता है वो वही करता है हायरिंग वाला काम क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी अपने फोकस करती हूँ तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ लेकिन जो डील क्लोज करना हो गया हाई डील क्लोज करना है क्लाइंट्स को कंसल्टिंग कॉल्स देनी है या क्लाइंट से हर वीक कॉल्स करना तो वो मेरा सारा काम होता है यूट्यूब की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी मैं सॉल्व करती हूँ लेकिन जो हायरिंग वाला काम हो गया ये सारा काम मेरा को फाउंडर ही संभालता है और फिर हमने वो टीम मेंबर्स जो भी हैं तो वो अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं तो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं हमारे पास वीडियो एडिटर हैं तो वो लोग अपना अपना काम करते हैं ओके, सो अगर हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो वो क्या ऐसी रही है, लाइक कोई भी दो, या ज्यादा है तो वो बता सकते हैं आप? अचीव ज्यादा तो नहीं है अचीवमेंट बहुत ही थोड़ी है और अचीवमेंट तो एज सच ज्यादा तो कुछ नहीं किया है मैंने बट आई थिंक जस्ट 8K मैंने हिट किए हैं लास्ट वीक ही मैंने और लिंक्डइन पे भी राइट नाउ मैं 3K हिट करने वाली हूँ और फ्रीलांसर से एक सोलो फ्रीलांसर से एक एजेंसी ओनर में कन्वर्ट हो रही हूँ धीरे धीरे करके तो वो सारी चीजें करना और अभी तो और भी सारी चीजें हैं जो सीख रही हूँ
सो अगर हम बात करें किसी बिजनेस की या किसी भी ब्रांड की, तो उनके लिए यूट्यूब पे कंटेंट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? लाइक अगर उनको कुछ अपना शोकेस करना है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो इंस्टाग्राम या और भी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बारे में बात करें या यूट्यूब पे ही कंटेंट बनाने की बात करें, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए? अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो यूट्यूब इज नॉट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यूट्यूब पे एक वन टू वन कनेक्शन और वो ह्यूमन का जो कनेक्शन होता है, आप देखोगे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो अपना कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बट स्टिल ये चीज हो जाती है कि अगर आप खुद आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्रिएट करना चाह रहे हो या ये सारी चीजें, तो इससे आपकी बहुत टाइम लगता है, बट एक बार आप क्रिएट कर लेते हो ना अपना यूट्यूब पे प्रेजेंस, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लाइक राइट नाउ मोनेटाइजेशन तो हो ही जाता है, देन आप स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलती हैं, स्पॉन्सरशिप के बाद आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, जैसे आज मुझे पॉडकास्ट का चांस मिल गया, नेटवर्किंग की ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आई थिंक सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं होती, वो अदर चीज बहुत होती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज अ पर्सन। और मैं मोस्टली कहूंगी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो जरूरी है कि आप बिल्कुल अपना यूट्यूब पे, अभी आपके पास टाइम है तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो यूट्यूब पे स्पेशली, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या होता है कि इंसान आपको कितना रिमेम्बर कर पाएगा, उतनी आइडेंटिटी बिल्ड नहीं हो पाती, बट लॉन्ग फॉर्म में वन टू वन कनेक्शन बिल्ड हो जाता है आपके साथ और बहुत स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि हर एक इंसान को आई थिंक अपना कोई भी चीज को एक वन टू वन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है राइट नाउ, और अपॉर्चुनिटी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मिलती है, बस टाइम लगता है आपको चीजों को देखने के लिए। ओके। सो अगर ट्रेंड के बारे में ही बात करें, तो इस समय किस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है? मतलब ट्यूटोरियल टाइप या पर्सनल जर्नी टाइप या किस टाइप का? यार यूट्यूब पे तो ट्रेंडिंग में बात ऐसी हो जाती है कि ट्रेंडिंग कंटेंट मतलब वही है कि आप अपनी नीश के अराउंड ही रिवॉल्व करो और उसको देखो कि क्या क्या चीजें हैं। और यूट्यूब पे अभी आप ट्रेंड्स फॉलो मत करो, क्योंकि अगर आप ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वही चीज किसी बड़े यूट्यूबर ने बनाई है तो उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे, पर अदर देन किसी छोटी यूट्यूबर ने बनाई तो उस पर कम व्यूज आएंगे, क्योंकि आपके पास ऑडियंस ही नहीं है उस चीज को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी है, 50,000 सब्सक्राइबर है, वो कोई ऐसी टॉपिक पे वीडियो बना तो उसके पास ऑडियंस है देखने के लिए, हमारे पास अगर हम छोटी यूट्यूबर है नहीं है ऑडियंस देखने के लिए। सो रेदर देन आप ट्रेंड्स पे जंप करो, ट्रेंड्स पे जंप करने के लिए क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैम होती है उसकी, ज्यादा लोग सर्च नहीं करेंगे, मे बी आपके पास ऑडियंस नहीं है तो वो चीज नहीं होगी, वो स्पॉइल कर देगी, क्योंकि मे बी ट्रेंड अभी आज के टाइम पे इलेक्शंस है तो इलेक्शंस का मे बी ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, बट अगर वो आपकी नीश के अराउंड नहीं है तो आप क्या करोगे उसका उसका क्रिएट करके भी। आज के टाइम पे यूट्यूब पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइटल और थंबनेल। जितने ज्यादा अच्छे थंबनेल्स आप क्रिएट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग ब्राउजर फीचर के थ्रू ही आपका यूट्यूब का चैनल डिस्कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे इस चीज में, तो ऐसी होती है कि अगर मैं कोई भी इंसान डिसाइड करके नहीं जाता कि उसको यूट्यूब पे क्या देखना है, जब मैं यूट्यूब पे जाऊंगी यूट्यूब मुझे 5 वीडियो सजेस्ट करेगा, उन पांचों में से जिसका थंबनेल अच्छा होगा, जिसका टाइटल अच्छा होगा, जिसपे मुझे इंटरेस्ट होगा, मैं उस पर क्लिक करूंगी। इसलिए हमें वो साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट होता है। और राइट नाउ थंबनेल्स हाई क्वालिटी के क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में। ओके। सो बेसिकली थंबनेल्स और टाइटल पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर हम हम्म बात करें आपके क्लाइंट पिचिंग के बारे में, तो जैसा आपने बोला हम्म कि आप कोल्ड ईमेलिंग वगैरह से करते हो, तो क्या एक प्रोसेस हम्म होता है? कोई टेम्पलेट आपने बना रखा है या पर्सनलाइज अप्रोच रहता है? मैं पर्सनलाइज ही क्रिएट मतलब करती हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग की थी पॉडकास्ट के लिए, मैं पर्सनलाइज ही मैसेज भेजने होते पॉडकास्ट के लिए, और मुझे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के राइट नाउ मैंने पॉडकास्ट के लिए अंशु मेहरा को इनवाइट किया था, रिवर्ट बैक आया, स्टिल वो नहीं आए तो दैट इज ओके, बट आया तो उनका रिप्लाई। अंशु मेहरा का आया था, राजीव मेहता का मेरे पास रिप्लाई बैक आ गया था, अक्षय तोंगिया का मेरे पास रिप्लाई बैक आया है, और ऐसे मैंने डील क्लोज करने के लिए भी मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पिच किया था, सबके रिप्लाई आए थे, किसी किसी के साथ हम काम भी कर रहे हैं। पर्सनलाइज ईमेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उनके पिन पॉइंट्स बताते हो, और फिर मतलब पर्सनलाइज में आप उनका, फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट लाइन यूज कर रही हूँ हे उत्कर्ष, उसके बाद मैंने फिर कोई एक लाइन यूज कर दी जो मैं भी सब में यूज करती हूँ, तो वो पर्सनलाइज एक है, और सब्जेक्ट लाइन में तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अंदर आप भले जो कंटेंट लिख रहे हो, जो भी चीज लिख रहे हो, वो भले आप सेम रख सकते हो, बट अगर आप बात कर रहे हो कि अगर आपको डील चाहिए एज अ फ्रीलांसर, तो आप अपने सैंपल्स अटैच करना ना भूलें, या अपना पोर्टफोलियो अटैच करना ना भूलें। एंड ऑल्सो आप ये मत सोचो यार वो बड़ा क्रिएटर है तो वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, या छोटा क्रिएटर है तो वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। आपको सबसे बड़ी बात होती है कोल्ड ईमेलिंग में आपको पिच करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है फॉलो बैक करना है, क्योंकि लोग एक बार लिख के भूल जाते हैं। मुझे कितनी डील फॉलो बैक करके ही मिली है, तो फॉलो बैक करके मुझे पॉडकास्ट के बहुत लोग हैं जो मिस आउट कर देते हैं,
तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको कोल्ड ईमेल में कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस आपको एक करेज चाहिए होती है कोल्ड ईमेल करने की। और स्टार्टिंग में आपने 10 कोल्ड ईमेल लेके आप सोचोगे कि यार कोई डील क्लोज हो जाएगी, नहीं होने वाली है। हर एक इंसान सेम स्ट्रगल करता है, मैं आज भी वही सेम स्ट्रगल करती हूँ। बट द थिंग इज दैट आप कुछ एक्सटेंशन यूज कर लो, आप कुछ फॉर्मेटिंग यूज कर लो, आप फॉर एग्जाम्पल एक गूगल शीट बना के रख लो कि गूगल शीट पे मुझे इस इंसान के लिए पिच करना है, इस इंसान के लिए मुझे ये पिच करना है। तो वो गूगल शीट बना के रख ली आपने, फ्री टाइम में आपने उनको कोल्ड ईमेल शेयर कर दिए, 5-5 करके कोल्ड ईमेल आपने उनको भेज दिए। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करते रहो, डिमोटिवेट मत हो कोल्ड ईमेलिंग में, क्योंकि डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं सब लोग कि यार मुझे क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है। और फिर क्लाइंट जब आपको मिल जाता है ना, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके एक क्लाइंट मिल गया, अगर आपने एक से 100 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो ट्राई करो सेकंड वाले से आप 150 रुपए चार्ज करो, तीसरे वाले से 200 रुपए चार्ज करो। तो वो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा के आप एक आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब हाई क्लाइंट क्लोज करने लगोगे। तो वो चीजें आप धीरे धीरे करते चलोगे, आपको समझ में आ जाएगा। राइट। आपके एक्सप्लेनेशन से मेरे मन में दो सवाल आए हैं। ओके। पहला सवाल कि जो आप मेल का सब्जेक्ट लिखते हो, राइट, हाँ फॉर हाँ। एग्जांपल अगर आपको मैं एक एग्जांपल सिनेरियो देता हूँ कि आपको मान लो हम्म। अमन दत्तरवाल नाम सुना होगा आपने, है ना? बहुत अच्छे से। ओके, तो उनको अप्रोच करना है और कहना है कि हाँ। मुझे आपके यूट्यूब के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है, आप उसमें लैग कर रहे हो, ओके। तो आप सब्जेक्ट लाइन कैसे हाँ। लिखो? यार सब्जेक्ट लाइन तो कुछ स्पेसिफिक नहीं होती। मैं पॉडकास्ट के लिए थोड़ी सी अलग सब्जेक्ट लाइन लिखती हूँ, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करती किसी से, और जो मेरी ये वाली सब्जेक्ट लाइन होती है वो मेरी अलग होती है। तो सब्जेक्ट लाइन कोई एक तरीके की नहीं होती, आप एज अ मतलब वो ये ना साइकोलॉजी समझो। अगर कोई मुझे सब्जेक्ट लाइन लिख रहा होगा कि यू नीड टू इम्प्रूव योर वीडियो, मेरे पास 10 कोली में ला रहे हैं, और तो अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं चलो फिर भी खोल लूंगी। अब ये बहुत नॉर्मल सी सब्जेक्ट लाइन है। अगर मैं यही लिखूं, हे अंचल, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दूं, दिस विल बूस्ट योर चैनल, या मैं ये लिख दूं, हे अंचल योर सब्सक्राइबर हियर, हे अंचल योर व्यूअर हियर लिख दूं मैं, हे दिस हे दिस मैसेज विल मेक योर डे, या कोई भी चीज ऐसी सब्जेक्ट लाइन लिख दूं जिससे वो इंसान क्लिक कर दे। तो मुझे वो चीज पे पहले फोकस करना है कि वो इंसान क्लिक कर दे उस चीज के ऊपर। अगर बड़ा यूट्यूबर है तो आप फोकस करो कि कुछ ऐसी सब्जेक्ट लाइन लिखो जिससे वो इंसान क्लोज करे और वो पर्सनलाइज लगे। क्योंकि मैंने देखा है लोग बाग बल्क में कोल्ड ईमेल लिखते हैं तो वो पर्सनलाइज ही नहीं करते हैं, और कहीं कोई इमोजी ऐड कर देंगे, इमोजीज मत ऐड करो। मैं तो कभी कोई इमोजी ऐड नहीं किया है, इमोजी ऐड करने से कुछ फायदा नहीं होता है। तो वो इमोजी ऐड मत करो। और छोटी सी चीज होती है कि आप अपनी प्रोफाइल जो कोल्ड ईमेल में करते हो ना, तो वो लगा के रखो, क्योंकि जब 10 कोल्ड ईमेल आएंगे, 10 में कोई भी प्रोफाइल पिक नहीं रहेगी, लेकिन एक में रहेगी, तो वो थोड़ा इंसान उधर पे नोटिस कर लेता है वो चीज के लिए कहीं ना कहीं। तो ये छोटी सी चीज हो जाती है। तो पर्सनलाइज लिखो आप, और कोई भी सब्जेक्ट लाइन आप एज अ, और अपने आप को अमन अग्रवाल की जगह रख के देखो कि यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, अब मैं कैसे खोलूंगी। तो वो चीज आप थोड़ा सा 10-15 सब्जेक्ट लाइन लिखो, थोड़े से एग्जाम्पल्स देखो बाहर जाके, मीडियम पे जाके आर्टिकल्स पढ़ो। आप मीडियम पे जाके बहुत आर्टिकल्स हैं, क्योंकि जब मैंने कोल्ड ईमेलिंग में स्टार्ट किया था, एबी टेस्टिंग होती है, तो मैंने मीडियम से जाके बहुत चीजें पढ़ी थी। और कुछ पॉडकास्ट सुनो, आप पॉडकास्ट से बहुत चीजें सीखने मिलती हैं, आप उनसे बहुत चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैभव जो लिंक्डइन के बहुत बड़े मास्टर हैं, और मैंने उनका देखा था, तो उन्होंने बताया था कि वो अपने कोल्ड ईमेल में सब्जेक्ट लाइन सिर्फ हे लिखते हैं, अकेले ये लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील्स मिली है उनके लिए। और हम क्या सोचते हैं कि हम अपने कोल्ड ईमेल में पूरा फॉर्मेटिंग लिखेंगे कि ये आपकी इधर पे वीडियो ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। अगर आप लोग जानते हो पुनीत चावला के जो यूआई यूएक्स डिजाइनर, जिनके 1 लाख अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं ज्यादा, तो मैंने उनको कोई भी कोल्ड ईमेल में मैंने बस सब्जेक्ट लाइन लिखी थी, और उसके अंदर मैंने अपनी वीडियो लगाई थी, और मैंने उस वीडियो में लिखा था कि हे पुनीत, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आओ, ये वो मैंने बस 1 मिनट की अराउंड वीडियो बनाई थी अपनी, और उनको शेयर कर दी थी। तो मैंने ये चीज उधर पे पॉडकास्ट से जाके सुनी, और मैंने ट्राई किया, और वो एक बार में मुझे क्लोज हो गया, वो एक बार में आ गया मेरे पॉडकास्ट पे। तो कुछ ऐसी चीज होती, कोई एक तरीका नहीं होता किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रीच आउट करना है किसी क्लाइंट के लिए, या किसी पॉडकास्ट पे किसी को इन्वाइट करना है, आपको ईमेल आईडी नहीं मिल रही है, जाके लिंक्डइन पे देखो कि वो एक्टिव है या नहीं है, रिक्वेस्ट सेंड करो। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि टॉप मेट पे उसका अकाउंट है। अगर टॉप मेट पे उसका अकाउंट है तो कैलेंडर बुक कर लो। अगर पेड अकाउंट भी है, 100-200 रुपए का होगा मैक्स टू मैक्स, तो 100-200 रुपए में कॉल बुक कर लो उसके साथ। तो मे भी हो सकता है आप उधर पिच कर लो उस क्लाइंट के लिए, अगर आप क्लाइंट क्लोज करने के लिए जा रहे हो, कि हे मुझे कोई तरीका नहीं मिला था आपको रीच आउट करने के लिए, तो मैंने टॉप मेट पे ऐसे बुकिंग कर ली, तो हम क्या काम कर सकते हैं साथ में, और मेरे पास ये पीपीटी जो भी क्रिएट करके रखना है वो कर लो।
या आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो आप वैसे उनसे बोल सकते हो कि मैंने ट्राई किया बट मिला नहीं कोल्ड ईमेल, तो मैंने सोचा ये तरीका अपना लेता हूँ। तो कोई एक रास्ता नहीं होता कोई चीज करने के लिए या पैसे बनाने के लिए, बहुत अलग अलग रास्ते होते हैं हर चीज के लिए। ओके, अगला वाला सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। आपने लगभग कितने कितने कोल्ड ईमेल्स किए होंगे एक क्लाइंट को? यार मेरा मुझे कोई हिसाब किताब नहीं होता, मुझे कोल्ड ईमेल करना बहुत बहुत मजा आता है, मुझे कोल्ड ईमेल्स करने में। और मुझे सबसे ज्यादा मजा अब आने लगा है बड़े बड़े लोगों को कोल्ड ईमेल लिखने के लिए। मैं खुद को टेस्ट करती हूँ ये बंदा कोल्ड ईमेल लिख ओपन करेगा नहीं। मैंने अंश मेहरा को कोल्ड ईमेल लिखा था, अभी मैंने फिर से लिखा है। एक कोल्ड ईमेल मैंने पॉडकास्ट के लिए लिखा था, उन्होंने कहा कि सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता। अभी मैंने फिर से कोल्ड ईमेल लिखा था थंबनेल्स के लिए और यूट्यूब वगैरह चीज के लिए। तो उन्होंने फिर से रिवर्ट बैक किया, फिर से उन्होंने आंसर दिया। फॉलो बैक करने के बाद ही आंसर देता है हमेशा अंश, पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि अभी तो मुझे कुछ ऐसी सर्विसेज नहीं चाहिए हैं। तो मुझे कोल्ड ईमेल लिखने में बड़ा मजा आता है कि एटलीस्ट वो इंसान नोटिस तो कर रहा है, चलो मैं कुछ अच्छा तो कर रही हूँ। तो जैसे अब अगर मेरा मन होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि रोज कोल्ड ईमेल लिख दूं, बट स्पैम में चले जाता है। अब तो इतनी फिर आपकी आईडीज हो या फिर मतलब, लेकिन मैं बहुत कोल्ड ईमेल लिखती रहती हूँ। मैं मतलब ट्राई करती हूँ दिन में 5 या 10 तो लिखती ही रहूँ कोल्ड ईमेल्स वगैरह, क्लाइंट्स के लिए सिर्फ। राइट राइट। नहीं मतलब कोल्ड ईमेलिंग से एक्चुअली पर्सनली मैंने कोई भी क्लाइंट आज तक क्लोज नहीं किया है, इसीलिए ये सवाल थोड़ा पर्सनल था। बट उससे एक नहीं चीज नहीं मैंने नोटिस करी है कि जब मैं किसी के लिए कोल्ड ईमेल लिखता हूँ या उन्हें हम्म, अप्रोच करता हूँ, तो मैं उनके लिए पर्सनलाइज सैंपल बनाता हूँ जो मैं अपने हम्म, पोर्टफोलियो में यूज कर सकता हूँ एक नॉर्मल जो क्लाइंट होता है उसके लिए। तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। हम्म। राइट। और अगर जैसे आपने सैंपल क्रिएट किया भी, अब जैसे आपको दिमाग में ये आएगा क्योंकि मुझे भी किसी ने इनिशियली बताया था कि आप अगर उनको उनका सैंपल बना के भेजोगे ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी डील क्लोज हो जाती है। अब बात इधर पे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है बिगिनर्स का कि मैंने अगर इतनी मेहनत करी और डील क्लोज नहीं हुई तो मेरी तो मेहनत वेस्ट चली जाएगी। पोर्टफोलियो तो चलो किसी की बनी भी रखी हो, तो अगर आपके पास जो सैंपल्स हैं भी ना आप उसको ही अटैच कर दो। मैं तो वही करती हूँ कि अब मैं इतने लोगों को लिखती हूँ तो मैं तो सबके लिए पर्सनलाइज सैंपल बना नहीं सकती हूँ। और अब तो मैं पेड सैंपल पे मूव कर गई हूँ। अब अभी तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हम फ्री में सैंपल्स बना देते थे। अब क्योंकि हम डिजाइनर से डिजाइन कराते हैं उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, तो हम पेड सैंपल से मूव कर गए हैं। तो अब हम मुझसे बोलते हैं कि ये 4-5 सैंपल्स है थंबनेल्स के या वीडियो एडिटिंग के, ये देख लो आप। आपको कुछ जैसे थंबनेल चाहिए हम बना के दे देंगे, और अगर आपको फिर भी टेस्ट करना है तो हमारा पेड सैंपल जो रहेगा, जो फॉर एग्जांपल बहुत मिनिमल प्राइस रख ली, इतने का रहेगा, लेकिन हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो आप देख लो हमारी स्किल्स कैसी हैं। और अगर आपको प्रॉपर थंबनेल चाहिए तो इतना प्राइस है, उसमें आपके 2 रिवीजन रहेंगे और ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी। तो आप वही जो सैंपल्स बनाए आप वो भी शेयर कर सकते हो उनके। राइट राइट। सो अगर हम आपके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो वो कौन ओके, कौन से होंगे? चैलेंजेस इन सच मतलब कैसे चैलेंजेस के बारे में बात कर वर्क रहे हो? वाइज ही, मतलब स्टार्टिंग में क्लाइंट नहीं मिलना, या बड़े क्लाइंट ने मना कर देना, बेइज्जती कर देना, बहुत सी चीजें होती हैं। तो बहुत होती है। एक तो तो उस सबसे टाइप बड़ा से। चैलेंज यही होता है कि लो पेइंग क्लाइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग खाते हैं। सो पहली चीज तो चैलेंजेस सबसे पहला चैलेंज वो जो मैंने फेस किया था कि हम मतलब मैं भी इनिशियली बहुत मनी ओरिएंटेड थी कि पैसे कमाने हैं, इतने पैसे तो बैंक अकाउंट में आ ही जाने चाहिए। और राइट नाउ आप थंबनेल, मैं भी जो थंबनेल बनाती हूँ, जो लोग थंबनेल भी बनाते हैं, 1 लाख रुपीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग या 2 लाख रुपीज फ्रॉम दिस, तो वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो जाता है। तो उससे हमारे ऊपर वो प्रेशर होता है मनी वाला। तो पहले मैं बहुत चैलेंजेस फेस करती थी, यार मैं यार इतने कम पैसे चार्ज कर रही हूँ, देखो वो तो इतने पैसे चार्ज कर रहा है, और यार ये चीज है। तो वो अपना माइंड सेट को वो चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा। राइट नाउ हम लोग बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है, और मतलब मैं और मेरा को फाउंडर मुश्किल से ही कुछ पैसे कमा, कुछ कुछ पैसे प्रॉफिट में रहते हैं, मतलब प्रॉफिट में रहते हैं बट बहुत कम पैसे हम लोग भी कमा पाते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे मनी ओरिएंटेड हो जाएंगे तो हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पिच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैंने आज आपका काम किया है, आपको अगर मेरी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कहीं रेफर भी नहीं करोगे। तो वो एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए भी आपको इनिशियली पैसे पे फोकस नहीं करना है कि लोग बाग चैलेंजेस लेते कि मैंने 7 दिन में इतने लाख रुपए कमा लिए। वो पॉसिबल है, लोग कमा लेते, बट वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको चीजों को देखना पड़ेगा और लर्न भी करना है आपको उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि अब मैं यूट्यूब एक्सपर्ट हूँ तो मुझे कुछ भी चीज लर्न नहीं करनी है। मैं साइकोलॉजी भी मुझे देखनी पड़ती है, मुझे पॉडकास्ट भी सुनने पड़ते हैं। अभी मैंने एक गलती कर दी थी अपने क्लाइंट की थोड़ी सी, तो वो मुझे गलती सुधारनी पड़ी अपनी। तो वो मिस्टेक्स होती हैं तो वो सुधारनी भी पड़ती है। तो वो एक माइंडसेट बिल्ड करना बहुत स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम थी कि वो मनी माइंडेड से लेके वो एक प्रॉब्लम हटा के उस चीज पे लेके आना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और राइट नाउ वो सब सब फेस करेंगे स्टार्टिंग में, आई थिंक। ओके। सो वही चीज़ है, बस मतलब लगे रहने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें तो हो राइट। जाती हैं।
हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप स्किल्स के पीछे जाओगे, वर्ड ऑफ माउथ की चीजें भी होती हैं, उस पे जाओगे तो ज्यादा तेज ग्रो कर सकते हैं। ओके। राइट राइट। तो अगर आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करें, तो एजेंसी के अलावा भी कुछ और सोच रखा है, कुछ ऐसा रेवोल्यूशन टाइप लाने का? रिवॉल्यूशन तो टाइप नहीं लाने का ऐसा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है। बट मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरा तो अभी तो ये मन है कि धीरे धीरे करके, पहले मैं यूट्यूब पे क्रिएट कर रही थी, अब मैं लिंक्डइन पे तो क्रिएट कर ही रही हूँ, तो थोड़ा सा उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। एंड एक ये है कि अभी यूजीसी कंटेंट बहुत चल रहा है जो इंडिया में, अभी जिसके बारे में नहीं पता है लोगों को, जहां पे आप ब्रांड्स को जाके पिच कर सकते हो। तो मैं कोल्ड ईमेलिंग में काफी, मुझे लगता है मैं करती हूँ, और मुझे अच्छी लगती है कोल्ड ईमेलिंग करना। तो आप ब्रांड्स को जाके पिच करते हो, आप उनके लिए एक एड्स टाइप बनाते हो, स्क्रिप्टिंग तैयार करते हो, और उनके लिए वो उनका जो अनबॉक्सिंग वीडियो हो गई, या उनके लिए टेस्टिमोनियल टाइप कुछ वीडियो हो गई, यूजर जनरेटेड कंटेंट आपने उनको क्रिएट किया, इसके बारे में बहुत लोगों को कम पता है। तो मैं अभी इस चीज को एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसकी पोर्टफोलियो वगैरह बना रही हूँ, ब्रांड्स के पास जाना है मुझे पिच करने के लिए, तो मैं ये वाली स्किल्स भी अभी देख रही हूँ थोड़ा, कि इस पे भी मैं काम कर सकती हूँ। ओके। और टीम को एक्सपैंड करना का सोचा है, या मतलब और भी लोग हों धीमे धीमे? यार जैसे जैसे क्लाइंट्स आते जाएंगे ना, तो वो टीम में ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंशन होता ही जाएगा, क्योंकि जैसे क्लाइंट इंक्रीज होते जाते हैं। और अभी तो ये भी है कि हमें हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज करने में थोड़ा सा जाना है, अभी तो हम बहुत मिनिमल रेट पे ही स्टार्ट किया है, और मार्केट रेट से भी बहुत कम में हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी स्टार्टिंग में क्लाइंट्स आ तो जाए, क्योंकि जब आप वो आपकी स्किल्स देख लेंगे ना, तो फिर वो आपको पैसे पे करने के लिए तैयार रहेंगे। तो टीम वगैरह का तो आई थिंक मैं इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे को फाउंडर की स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि मैं सिंगल हैंडेड इतनी सारी चीजें नहीं संभाल सकती। और इसका मेन रीजन स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग भी क्रिएट करती हूँ, यूट्यूब की वीडियोज भी मुझे बनानी पड़ती हैं, और ये सारी चीजें होती, तो मैं हायरिंग वाली सिस्टम नहीं देख सकती हूँ। मुझे कोल्ड ईमेलिंग मैं पॉडकास्ट के लिए करती हूँ, तो मैं इसके लिए आराम से कर सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है डील विल क्लोज करने में, तो वो मेरे साइड से मुझे बर्डन नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं हायरिंग वाले प्रोसेस पे जाऊंगी, तो वो इंटरव्यू लेना, लोगों को वो करना, तो वो सिर्फ उसका ही काम है, और मैं उस पर छोड़ के रखती हूँ। मतलब वो मैं उस चीज पे ज्यादा उनको बोलती नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो उसका केस होता है सारा। ओके। सो जब आप लोग ऐसे टीम मीटिंग्स वगैरह करते हो, तो कैसा कैसा हम्म। माहौल रहता है, मतलब थोड़ा फ्रेंडली फ्रेंडली टाइप, या डांट वाट भी आप डांट देते हो? नहीं, अभी तो यार टीम मीटिंग्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है, अभी तो हम एक दूसरे को नॉलेज ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को फाउंडर ने कोई डील क्लोज की, तो मैंने कोई टेम्पलेट शेयर किया। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में मैंने जब 10 कोल्ड ईमेल लिखे थे, मुझे एक भी डील नहीं मिली थी, मुझे याद है। तो मैंने अपने को फाउंडर को बताया था कि उसने पता नहीं कुछ बोला था, तो मैंने स्क्रीनशॉट करके शेयर किया, तो उसने कहा ऐसा नहीं, आप ऐसे शेयर करो। तो मैंने उसकी बात उस टाइम पे नहीं मानी थी, और फिर मैंने सेम ही तरीके से कोल्ड ईमेल भेजा, और डील क्लोज हो गई सेम ही तरीके से। तो उसका कहने का तरीका भी सही था, वो इमोजीज इंक्लूड करता है, तो मतलब बात वो ये कि सबके अलग अलग फॉर्मेटिंग होते हैं। लेकिन हम एक दूसरे को सजेशंस दे देते कि ये चीज नहीं है, तो वो चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमारे क्लाइंट को अर्जेंटली थंबनेल चाहिए था, और वो थंबनेल बहुत थोड़ा सा डिले सा होता गया, मतलब टाइम पे हो गया, बट मैं चाहती थी कि वो 10 बजे ही हो जाए। अब वो 10 बजे वो नहीं बना पाया डिजाइनर, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, 4 बजे वीडियो जानी थी, मैं 3 बजे दे दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि क्लाइंट से भी डिले हो गया था। तो वो चीज हम एक दूसरे की समझ जाते हैं, और बहुत बहुत कामनेस से ही होती है, एक दूसरे को सिखाती हैं, और वो भी अभी कॉलेज में ही है। तो मुझे भी उससे बहुत चीजें सीखने को मिलती कि उसने कॉलेज में ही ये इनिशिएटिव ले लिया, मैं तो घर पे आके अभी इतना ड्रॉप ड्रॉप करके फिर मुझे इतना कुछ करना पड़ा, उसने तभी ले लिया। तो उससे बहुत चीजें सीखने के लिए मुझे भी मिलती है, और उसको भी मुझसे सीखने को मिलती है, तो हम लोग ऐसे लर्निंग वाला ही होता है एक जूम मीटिंग ओके। सो जैसे कि में। आपको अगर भी कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ मलाल हैं कि यार थोड़ा समय पहले स्टार्ट करते, या ये गलतियां नहीं करते, ऐसे करके? रिग्रेट तो यार ये है कि कोविड के टाइम पे अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा जागरूक होती मैं इस चीज पे, तो शायद मे बी आज मैं एक बेटर पोजीशन पे होती, क्योंकि राइट नाउ अगर आप अभी यूट्यूब चैनल चालू कर रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया है यूट्यूब पे। अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया है, और अभी आप एक और चीज देखोगे, जैसे यूट्यूब पे आप कुछ उस वीडियो पे कुछ देर कुछ सेकंड के लिए रोकोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है वो वीडियो। अगर आपने नोटिस किया हो कि होम पेज पे आपकी कोई वीडियो आई हो, आप रुक गए, तो वो स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको एडिटिंग में भी देखना पड़ेगा आप अच्छा कर रहे हो या नहीं। और क्योंकि ऑडियंस उधर से समझ जाएगी कि एडिटिंग कैसी है, कैसा बोल रहा है वो इंसान। तो आपको वो चीज पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाई हो गया है, और हर एक इंसान वही सेम वीडियोस काइंड ऑफ बना रहा है, तो थोड़ा सा कंपटीशन पे आगे आने में थोड़ा सा दिक्कत है अभी। बट धीरे धीरे करके वो ये लॉन्ग टर्म गेन है, तो
हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में मुझे ये लगता है कि काश मैंने पहले ये चीज़ कर ली होती, या मैं लिंक्डइन पे एटलीस्ट कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया होता, क्योंकि लिंक्डइन पे तो अभी बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो, डील्स बहुत अच्छे से मिल सकती हैं। तो मुझे लिंक्डइन का तो लगता है कि काश मैंने पहले से शुरू कर दिया होता, तो शायद आज मैं एक लिंक्डइन पे बेटर पोजीशन पे होती। राइट, राइट। मतलब लिंक्डइन वाली बात से तो मैं काफी ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले, मतलब अराउंड हम्म। 1 महीने पहले, मैंने 3 लिंक्डइन एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट लिए थे। तो तब ओके। तब तक मेरा कुछ ऐसा एक्टिव नहीं था लिंक्डइन। तो उसके हाँ। बाद से ही मैंने जब लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना शुरू किया, ऑल्दो बहुत रेगुलर नहीं था, थोड़े थोड़े दिन छोड़ छोड़ के ऐसे हम्म। करके। बट जो ग्रोथ देखने को मिली, लाइक 2 बड़े क्लाइंट मेरे लिंक्डइन से ही क्लोज हुए, और दोनों से उम्मीद नहीं थी। तो मतलब वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और ये मेरे हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है कि हम्म। अपने लिंक्डइन अच्छे से रखो। राइट, राइट। राइट। हम्म। तो अगर लिंक्डइन हम पे काफी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। हाँ, मतलब हायर प्रोफेशनल्स ज्यादातर वहीं पे एक्टिव रहते हैं। हाँ। राइट। राइट। अगर हम बात करें कि हम एक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, राइट, हम्म। तो आपको भी लोगों ने कहा होगा कि ठीक है, एक नॉर्मल एक लड़की हो, बीएससी कर लो, जॉब कर लेना, ऐसे क्यों छोड़ रहे हो, बहुत सी तमाम चीजें होती हैं, इन सब में क्यों घुसना है, क्यों रिस्क लेना है, एक जो टिपिकल इंडियन माइंडसेट है, इसको कैसे टैकल हाँ। यार ये जो टिपिकल इंडियन माइंडसेट है ना, ये मैंने बहुत पहले ही फेस कर लिया था। जो मेरे फ्रेंड्स थे बहुत टॉक्सिक थे, मतलब कॉलेज में, स्कूल वाले फ्रेंड मेरे बहुत टॉक्सिक थे। और राइट नाउ कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। मेरे 1 या 2 फ्रेंड है कॉलेज के ही हैं, जिनसे बात होती है, और मे बी वो भी कैट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी किसी चीज में इसमें लगे होंगे, तो हम मेरी उनसे बात होती है, क्योंकि हमारा सेम माइंडसेट हो गया है। तो वो चीज मैंने स्टार्टिंग में देख ली थी। और मतलब मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, तुम्हें होना है इंडिपेंडेंट, तुम कुछ करो। और जब मैंने जॉब भी छोड़ी थी, तो मेरी मम्मी थी कि जॉब मत छोड़ो, अभी अच्छा खासा पैसे मिल रहे हैं। और एट द एज ऑफ 20, मतलब कि मैं ग्रेजुएट होने के 6 महीने बाद मैं लग गई थी ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो 6 महीने में मैंने इंटर्नशिप कर ली थी, और मेरी जॉब लग गई थी 6 महीने में। तो मम्मी पापा को तो था यार कि जितनी जल्दी जॉब लग गई है तो क्यों छोड़ रही हो, अब इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो। तो मुझे लगता है वो कन्विंस करना, मतलब पेरेंट्स को अगर आपने कन्विंस कर लिया, तो आप पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मतलब सबको पता चल गया था कि मेरी जॉब है, तो मैंने मम्मी पापा से बोला था कि किसी को बता मत कि मैंने जॉब छोड़ दी है। और अभी तक इवन किसी को पता भी नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैं क्या कर रही हूँ। कोई अगर मेरे पॉडकास्ट सुनेगा तो उनको समझ में आया कि मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। या मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट पे मैंने लिखा भी था डिटेल में कि मैंने 20 दिन में जॉब छोड़ दी थी, बट इतना ज्यादा नहीं लिखा था मैंने। अभी अभी जॉब छोड़ने के बारे में मैंने बात नहीं की किसी के सामने। तो वो है कि मैंने कहा था जब मैं कर लूंगी कुछ, क्योंकि अब ऑलरेडी एक प्रेशर है था मेरे सिर पे कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ। मैं एक ब्लॉगिंग चैनल था जिसको मैं एजुकेशन चैनल में कन्वर्ट किया है, जिसको मैंने। तो वो एक प्रेशर पहले ही था मेरे सिर पे कि यार कभी होगा कि नहीं होगा। और उसी बीच में दो कम्युनिटी स्ट्राइक आ रही थी, जहाँ पे मुझे एक हफ्ते के लिए वीडियो पोस्ट भी करने नहीं मिली थी यूट्यूब पे। तो ओके। वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही थी, और उस टाइम पे एकदम स्ट्रगलिंग फेज पे थी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लाइंट्स भी नहीं मिल रहे थे मुझे कि कैसे पिच करना है, कुछ समझ में तो मुझे आ नहीं रहा था, नेटवर्किंग मुझे करनी आती नहीं थी। तो फिर वो मैंने कहा कि मम्मी पापा कन्विंस हो गए हैं, बस इनफ है मेरे लिए कन्विंस करना उनके लिए। मैंने बुक वगैरह पढ़ी, तो बुक में भी मैंने कुछ चीजें पढ़ी कि ऐसे ऐसे कन्विंस होते हैं, आपको कन्विंस करने ही नहीं आ रहा है ये चीजें। तो कन्विंस मेरे मम्मी पापा हो गए। उसके बाद फिर मैंने अभी सोसाइटी को मैंने बताई नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। कोई पूछता है कि क्या करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मैं जॉब कर रही हूँ। क्योंकि आप किसी को बता ही नहीं सकते कि आप कि भाई क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या राइट। थिंकिंग है। तो अभी तो खैर मेरे एक भैया है, वो मुझसे हमेशा बोलते हैं कि तुम एमबीए करो, तुम एमबीए करो, तुम्हारा कहाँ, तुम इतना हार्ड वर्क कर रही, तुम कहाँ 16-17 लाख के पैकेज पे भी बैठी होती। अभी उन्होंने पूछा कि तुम स्पॉन्सरशिप से तुमने कितना कितना तुमने स्पॉन्सरशिप का लिया, तो मैंने बताया इतना स्पॉन्सरशिप का था। और मेरी अभी मैंने सिर्फ हल्का बताया कि मेरी टीम लीड भी है, वो थोड़े क्लोज है, तो उनको पता है मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो उन्होंने कहा यार मैं भी सोच रहा था कि मैं भी यूट्यूब चालू कर देता। पहले वही भैया थे, वो बोल रहे थे कि तुमने क्यों चाल छोड़ दी जॉब, और फिर वही ऐसे कहने लगी। तो ये सोसाइटी का है, मतलब प्रेशर मत लो उस दिमाग पे। बताओ ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने काम में काम रखो बस। राइट। तो जैसे अभी भी कुछ दिक्कतें आती होंगी ना, कि मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है तो आप गलत बात पे हो, वो होता है ना। तो उसे कैसे मतलब टैकल करते हो, मतलब कोई फ्रेंड या कोई सपोर्ट सिस्टम जिससे बातें शेयर वगैरह हो यार पाए। ओवर थिंकिंग तो बहुत अभी भी हो रही है कि मतलब थोड़ा सा कि इतना टाइम हो गया यार, अभी तो लिंक्डइन पे एक तो हमारे साथ एक दिक्कत ये हो गई ना, मैं अभी समझ रही हूँ कि हमने अपने गोल्स इतने हाई सेट कर लिए कि अब मैं लिंक्डइन पे हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे कम से कम 10,000 तो मेरे फॉलोअर्स होने ही चाहिए, वरना मैं कुछ भी नहीं।
एटलीस्ट अगर मैं यूट्यूब है तो यूट्यूब पे यार 15-20 हजार सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए, वरना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो हमने ना एक नंबर बहुत बड़ा सेट करके रखा है अपने दिमाग में, ये नंबर नहीं है। और उस वजह से मैं डीमोटिवेट बहुत बार होती हूँ। मैं अभी भी कभी अभी काफी दिनों से मैं डीमोटिवेट चल रही थी कि यार लिंक्डइन पे तो मैं काफी टाइम से कुछ अच्छा नंबर हिट कर सकती थी, 10K 20K। और तो मैं 3 महीने, अभी 3 महीने हुए हैं कंप्लीट किए मैंने रेगुलर थोड़ा बहुत पोस्टिंग करना, और 3 महीने में मैं चाहती हूँ कि मैं 10-15 हजार पे बैठ जाऊँ लिंक्डइन, जो मैं एज़ थोड़ा बहुत ही करती रहती हूँ नींद पे। तो हमने वो ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है मेरे, मतलब कि होती ही रहती है आई थिंक ओवरथिंकिंग सबके लिए। और उसको टैकल करना या तो या फ्रेंड से बात कर लो या कुछ पेंटिंग वगैरह कर लो। और वो जब आपके सिर पे काम आएगा ना, जब क्लाइंट बोलेगा कि ये काम गलत कर दिया है, तो आप वो ओवरथिंकिंग को छोड़ के उस काम में लग जाओगे। तो वो ओवरथिंकिंग रात में होना होती है, सबको होती है, सब नॉर्मल है। राइट, राइट। सो आंचल, अगर लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करें आपके, तो कोई हुँ। स्पेसिफिक रिसोर्सेज जहाँ से आपने सीखा हो ये सब चीजें, वो एक बार आप लाइन बाय लाइन मेंशन कर दो ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। ओके। सो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की मैं बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जीएफएक्स मेंटोर की प्लेलिस्ट देख लो, बेस्ट है। उसके बाद मैं एक अभी एक और चैनल बताऊंगी जो है पीयूष शुक्ला का। वो अभी जस्ट नया फ्रीलांस, मतलब कि वो फ्रीलांसर ही है, और वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि आपको कैसे चार्ज करना चाहिए, कैसे रेफरल पे आपको काम करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा चैनल है, बहुत छोटा चैनल है, स्टिल बहुत अच्छा चैनल है वो। फ्रीलांसिंग अगर मुझे पहले मिल जाता तो मैं आज कहाँ से कहाँ होती। तो एक तो वो चैनल देख लो फ्रीलांसिंग के लिए, भले कोई भी हो। यूट्यूब के बारे में अगर मैनेजमेंट वगैरह सीखना है तो एज सच कोई चैनल नहीं है यूट्यूब के बारे में, और जो है भी तो वो बहुत जेन्युइन कंटेंट नहीं है, बहुत कुछ भी बता देते हैं वो लोग। और तो मैं यूट्यूब के लिए तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल आप ऐसे सर्च करोगे ना कि साइकोलॉजी या थिंक मीडिया के कुछ पॉडकास्ट सुनोगे आप, या आप मिस्टर बीस्ट के आप पॉडकास्ट सुनोगे, तो आपको यूट्यूब के बारे में समझ में आ जाएगा कि क्या है। और ट्राई करो कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझो यूट्यूब में भी, कि क्या साइकोलॉजी होती है, क्या रीजन होते हैं, हम शॉर्ट्स ये चल रहा है ये नहीं चल रहा है। तो वो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टिल आपने ये सारी चीजें देखनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बेस्ट चीज जो मैंने अभी करी है वो है मेंटोरशिप ले लो आप किसी से। मैंने एक मेंटोरशिप ली थी एक लिंक्डइन एक्सपर्ट से। तो उसने मुझे लिंक्डइन का सब कुछ बता दिया था, 1-2 महीने में मैंने ली थी वो मेंटोरशिप। और उस मेंटोरशिप में आप 1 to 1 कनेक्टेड होते हो, तो आप सारे डाउट भी पूछ लेते हो, और आप क्यों आए हो, क्या करना है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाता है। और मैं भी मेंटोरशिप दी है, मैंने अभी एक लड़का था जिसको चाहिए थी मेंटोरशिप, तो मैंने यूट्यूब की मेंटोरशिप उसको दी है। तो मैंने उसको केस स्टडीज बताई, मैंने अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट्स बताए। तो उसको भी समझ में आ गया कि हाँ यूट्यूब पे काम ऐसे किया जाता है। तो आप मेंटोर ढूंढ लेते हो ना कोई अपने लिए, कोई जेन्युइन मेंटोर ढूंढो। आप ऐसे कोई किसी को भी फॉलो मत कर लो। मैंने एक 10 हजार का कोर्स लिया था, इतना वाहियात कोर्स था वो तो, मतलब मैं उस क्रिएटर का नाम नहीं ले, मैं क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहती, बट कभी एक दिन लूंगी उस लड़की का नाम। इतना वाहियात कोर्स था वो, इतना वाहियात कोर्स था कि वही भगवान माफ करे। उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं लूंगी। तो वो थोड़े से जेन्युइन आप रिसर्च करो कि कैसे हैं, या वो इंसान को नॉलेज है भी या नहीं है। 1-2 दिन क्लासेस ले लो मेंटोरशिप की, देखो कि कैसा चल रहा है। मेंटोरशिप बेस्ट है अभी के टाइम में, मुझे मेंटोरशिप ही बेस्ट लगती है। ओके। सो आंचल, यहाँ पे क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए हैं। तो कोई ओके। ऐसी एडवाइस जो आप शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस से? ओके, सो ये एडवाइस जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत फेस की थी वो ये थी कि आप ना बहुत लोगों को सुनेंगे, आप मैं मुझे देखा ज्ञान देते हुए, तो आपको लगेगा यार ये लड़की तो गोल्ड लीमन के थ्रू क्लाइंट्स लेके आ रही है, यार उत्कर्ष को भी ऐसे क्लाइंट मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज पे ना ऐसा है कि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको में भी डाउट होगा, यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यार कैसे मिल सकते हैं लोगों को। तो वो चीज मेरे साथ भी होती थी कि फ्रीलांसिंग में इतना कमाया भी जा सकता है, लोग बस झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमें ना स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं होता कि हमें पिच कैसे करना है, क्या नहीं करना, नेटवर्किंग कैसे करनी है। तो अगर आप इस फेस में हो ना जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि ये लोग कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, या फ्रीलांसिंग में पैसा है भी या नहीं, क्योंकि मैं तो कमा नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी आपको बहुत अपग्रेड अपग्रेड करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। आपको नेटवर्क करने की जरूरत है लोगों से बहुत ज्यादा, वो भी मतलब बल्क में करने की जरूरत है। आप लोगों से एक एक दो दो कॉल लो रोज, आप उनसे बात करो। आपको बहुत जरूरत है कि आप अपने क्लाइंट्स को खुश रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट्स ने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हायर किया, एक थंबनेल के लिए हायर किया है, तो आप थंबनेल बना के रह जाओ। फीडबैक लेना आपका काम होगा, उसके बाद आपका काम होगा कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, फ्री हो तो कर दो भले। उसको हैप्पी, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे कर दूं, लेकिन आप करो, उसके लिए लगे कि यार ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा काम भी कर देते हैं। क्योंकि जब आप वो एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो, आप हेजिटेट तो नहीं करते कम्युनिकेट करने में। आप क्या उनको 1 to 1 कॉल पे लेके आते हो, क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हो? अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आप बहुत मिस्टेक कर रहे हो, और आपको बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। इसलिए आप सीखने पे ज्यादा फोकस करो अभी, rather देन मनी ओरिएंटेड भी मत रहो अभी, आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा काम करो।
राइट राइट। और मैं चाहूंगा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी आप अपील कर दो एक। ओके। बिल्कुल, उत्कर्ष के चैनल को आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना चाहिए भाई। एक पॉडकास्ट को बनाने में कितना दुःख, दर्द और पीड़ा होती है, वो हम लोगों से जानो। एक लाइन को पहले पिच करना पड़ता है, फिर बेचारा वो आता है, फिर वो वीडियो भी एडिट करेगा, थंबनेल बनाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखेगा, टाइटल लिखेगा, तो उसके लिए तो एटलीस्ट एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो यार इतना। ओके, थैंक यू आंचल। और आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो ये भी आप बता दो हमारी ऑडियंस को, ताकि जाके आपको फॉलो कर सकें। ओके, तो मैं सबसे ज्यादा तो यूट्यूब पे हूँ और मैं लिंक्डइन पे भी एक्टिव हूँ, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद फिर कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं इंस्टाग्राम पे चली जाती हूँ, बट मैं सिर्फ इन दोनों प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। ओके, सो आंचल का सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ और जाके कंटेंट कंज्यूम करो, कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। ओके, तो आंचल यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए फिर से। और एक बात मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट शूट करते वक्त लाइट चली गई थी, तो आंचल के अंदर बहुत पेशेंस है। तो उसके लिए भी इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल पे आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना और किस डोमेन पे आपको पॉडकास्ट चाहिए। प्लस तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।